चलो, इस बेटर अराउंड अस प्योर चैप्टर था हमारा। अगला उसका कंटेंट देखिए आप। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो अपने ब्रेन के अंदर बैठाओ, आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो अगर हमको सॉल्यूशन बनाना है, कोई ऐसा भी सॉल्यूशन बनाएंगे हम, तो सॉल्यूशन में मेनली हो गया हमारा 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्यूट। तो जितने भी तरह के सॉल्यूशन हैं, सारे सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, मतलब ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन के नेचर पे। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। क्लियर? क्या हमको जानना है? जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी क्वांटिटी, अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, क्लियर, वही क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि लिक्विड ही हमारे से सॉल्वेंट होगा, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जिसकी अमाउंट ज्यादा होगा वही सॉल्वेंट होगा, चाहे उसका स्टेट कुछ भी हो, और जिसकी अमाउंट कम होगी वो सॉल्यूट होगा। इसको हिंदी में कहते हैं विलयन, इसको बोलोगे विलायक, इसको बोलते हैं विलय। ऑन द बिहाफ ऑफ द नेचर, अगर यहां पे हम देखेंगे, हम सॉल्यूशन को बांट सकते हैं। तो जो 9th क्लास का सिलेबस है उसमें क्या है? 9th क्लास के सिलेबस में ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के टाइप्स। जब बात करोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमको पढ़ना होगा 3। एक हमें पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? पहली बात तो दिमाग में बैठाना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसी सॉल्यूशन के में, सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन में सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज ज्यादा है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, उसी के बिहाफ पे सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, द सेकेंड सस्पेंशन एंड द थर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? सॉल्यूट पार्टिकल। कितने तरह के सॉल्यूशन हो जाएंगे? 3 नाम बताते चलो। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे, मींस प्रॉपर्टीज को जानेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशंस वो सारे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 10⁻⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब वो सारे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना? तो ये सब वैल्यू याद रखना है, काम आता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर,
1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर and 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर. Second is that suspensions are those type of the solution in which the size of solute particle greater than 1000 नैनोमीटर. कितना? 1000 नैनोमीटर. इससे ज्यादा बड़ा होता है ये कोलाइडल. इसमें सोल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, उसको बोलोगे कोलाइडल. तो कहने का सेंस क्या हुआ कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल उस तरह के सॉल्यूशन है जिसमें हम इनको बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. गॉट इट? पहला पॉइंट क्लियर. अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं. क्या होता है? स्टेबल. इसके स्टेबल के सेंस से क्या समझो, जैसे मान लो एक गिलास हम पानी ले लें, उस एक गिलास वाटर में अगर हम थोड़ा सा 2-4 चम्मच नमक डाल दें, घोल दें उसको, तो उसमें होगा क्या कि जो नमक है तुम्हारा वो घुल जाता है. उसके बाद वो नमक वाटर के अंदर यानी बॉटम सॉल्यूशन में, एट द बॉटम कंटेनर में वो सेटल्ड डाउन नहीं होती है. इसी को हम बोलते हैं स्टेबल. ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? स्टेबल नहीं है ये. क्योंकि अगर मान लो इसका एग्जांपल चौक वाटर ले लो, कुछ टाइम के बाद चौक क्या हो जाएगा? सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, ये भी स्टेबल माना जाता है. अब उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन को हम जो है फिल्टर नहीं कर सकते. फिल्टर इसको कर सकते हो, इसको फिल्टर नहीं. इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है एक मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन. जैसे मिल्क से क्रीम को अलग करते हो, क्या कहलाता है ये? सेंट्रीफ्यूगेशन. क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ये. तो यहां पर मिल्क क्या है? हमारा मिल्क यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन है. मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है. अब अगले पॉइंट की हम बात करेंगे. अगला पॉइंट आता है हमारा लाइट को स्कैटर्ड करना. क्या ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड करेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं. लाइट को स्कैटर्ड करने का मतलब यह हुआ कि क्या यह टिंडल इफेक्ट देगा? मैंने तुमको बताया था कि अगर सॉल्यूशन के अंदर लाइट को पास करते हो तो उसके पार्टिकल बिकम विजिबल होते हैं आफ्टर स्कैटरिंग, है ना. तो वो कौन शो करेगा? तो ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है. ठीक. और ये अगर सस्पेंशन शो करेगा, कुछ केस में ये शो कर सकता है और ये शो करता है. कौन? कोलाइडल. कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का टिंडल साइंटिस्ट का नाम था. टिंडल का मतलब लाइट को स्कैटर्ड करना. पार्टिकल का नेचर हो लाइट को स्कैटर्ड करने की. ठीक है. उसके बाद अगला आता है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट. तो ये तो ब्राउनियन मूवमेंट देगा नहीं, ये दे सकता है. ठीक है, ये दे सकता है और ये तो देता ही देता है. कौन? कोलाइडल. ब्राउनियन मूवमेंट. तो एग्जाम में हमारे पेपर में या तो ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन का डिफरेंस लिखने के लिए आता है कभी कभी, या हमारा सस्पेंशन या कोलाइडल का आता है या ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल का आता है. तो इसमें अगर तुम लिखते हो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तो मेन पॉइंट लिखोगे जो मैंने अभी डिस्कस किया है. तो सबसे पहले तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लिखना है, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को बांटा है. अब यहां देखो, जैसे ये है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन. जब आप क्लास 12th में जाओगे वहां एक चैप्टर पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइडल स्टेट. तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पूरा वहां पर रामायण पढ़ोगे. बहुत बेसिक चीजें हैं, डिफरेंट और बहुत डेप्थ में भी है. तो अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से. किससे बनता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से. तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है और दूसरा जो हमारा सॉल्यूट है,
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मीडियम के नाम से जानोगे बच्चा लोग? डिस्पर्सन मीडियम। और सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन solute particle and the solvent particle, there are two types of colloidal solution। फिर से स्टेटमेंट पे गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन solvent particles and the solute particles, there are two types of colloidal solution। The one is lyophilic, and the second is lyophobic। यहीं पे लिख देता हूं। फर्स्ट लायोफिलिक हो गया और सेकेंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिर से एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, एक बार अच्छे से रिकॉल क्या करो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ colloidal solution on the basis of interactions between solvent and solute particles। इन दोनों के इंट्रैक्शंस की वजह से दो तरह के होते हैं। द वन इज द लायोफिलिक, लायोफोबिक। यहां पर अगर मान लो लायोफिलिक सॉल्यूशन में मान लो कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। क्या बोलोगे? फिर से एक बार ध्यान रखना है कि अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर अगर सॉल्वेंट हम वाटर लेंगे, लायोफिलिक में क्या लेंगे? वाटर लेंगे सॉल्वेंट, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। अगर हम लायोफोबिक में वाटर ही सॉल्वेंट दोबारा लेंगे तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोलोगे? हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। और हाइड्रोफोबिया एक डिजीज है, उसका नाम है रेबीज। क्या है? रेबीज द वायरल डिजीज, वायरस से होता है। और रेबीज को भी हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। इसको हाइड्रोफोबिया कह सकते हो। क्लियर है? तो अब यहां पे क्या देखना, व्हाट डू यू मीन बाय लायोफिलिक सॉल्यूशन? लायोफिलिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे टाइप से कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं या दोनों के बीच में लाभ होता है या दोनों के बीच में एफिनिटी होती है। मींस सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल तुम्हारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्लस सॉल्यूट पार्टिकल दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में मोहब्बत स्थापित हो जाती है। तो दोस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लायोफिलिक। क्लियर? इसमें नाम जेलेटिन का आता है, इसमें नाम प्रोटीन का आता है, इसमें नाम रबर का आता है। ठीक है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे लायोफिलिक के। मतलब इसमें सॉल्वेंट्स के पार्टिकल्स और सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शंस पैदा होती हैं। अब अगर मान लो कि सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तुमको भी अगर क्लास में किसी लड़के से तुमको या
लड़कियों से तुमको टेंशन हो, जलन हो, तुम उसको देखना नहीं चाहते हो, अगर एज ए टीचर मैं कभी तुम दोनों को साथ बैठा दूं तो तुम कभी भी उसके साथ चिपकना नहीं चाहोगे। तुमको लगेगा हेट, जिससे हम नफरत करते थे उसको हमारे साथ बैठा दिया सर ने। तो यहां पे होता है क्या है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, नो लव, दैट इज द लायोफोबिक। अगर वाटर लेंगे हाइड्रोफोबिक। इसके एग्जाम्पल हैं सिल्वर एंड गोल्ड के सॉल्यूशन, सिल्वर एंड गोल्ड के सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का सिंबल क्या है? AU, लैटिन नेम ऑरम। सिल्वर का सिंबल AG, लैटिन नेम अर्जेंटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 79, द सिल्वर 47। बात समझ में आ रही है? तो इनके और कुछ सल्फाइड्स भी हैं, मेटल सल्फाइड, वो भी तुम्हारे लायोफोबिक माने जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इस चैप्टर का अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, इधर समझिए पहले, अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब समझना यहां पे केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन का माने क्या होता है। कंसंट्रेशन यानी सांद्रण। अगर ठीक ग्लास ऑफ वाटर यहां पे, भाई थोड़ा होशियार रहोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पिटाई हो जाए क्लास में, पॉज करके पिटाई हो जाएगी अभी, या लाइव हो जाएगा अभी। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और इनके अंदर क्या करो, मान लो कुछ थोड़ा सा शुगर डाल दो, चीनी, उसको घोल दिया हमने, ये हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये कैसा सॉल्यूशन तैयार हुआ? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से गुल्ला है, इसमें पार्टिकल का साइज लेसर देन 1 नैनोमीटर होगा। तो अब यहां पे एक सवाल क्या राइज होता है कि अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ये पता करेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज शुगर है, कितना वाटर है, या हम ये पता करेंगे कि शुगर का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। क्लियर है? और इस टर्म्स को केमिस्ट्री में हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। समझ में आया? जैसे मान लो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऐसे देखो, तुम अपने किसी दोस्त के यहां गर्मी के महीने में गए, क्लियर, तुमने कहा कि हमको थोड़ा सा शरबत पिलाओ, वो पानी लिया, चीनी डाला है ना, उसको घोला, या मान लो थोड़ा सा नींबू डाल दिया टेस्टी बनाने के लिए, तुमको दे दिया पीने। अब तुम उसमें केमिस्ट्री की, मान लो तुम केमिस्ट्री की स्टूडेंट हो, तुमने कहा कि ऐसा है, हमको जो शरबत पिलाओ वो पिलाओ मोलैरिटी के केस में। तो मोलैरिटी भी एक टर्म है कंसंट्रेशन का। तो जो सबसे अच्छा टॉपिक था मोल, वो हटा दिया तुम्हारे 9th क्लास में, है ना। तो यहां पे देखो क्या है, हम तो पढ़ाएंगे तुमको मोल, टेंशन नहीं लेना है। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लास 9th में हमको पढ़ना है ओनली 1। पहले का नाम है हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। मतलब किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर आप सॉल्यूट की मात्रा यानी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करिए इन द टर्म परसेंटेज। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट
उस सॉल्यूशन में जिसकी बात होगी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? यही है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल में जब देखोगे 3.2 वाला, उसमें सोल्व है, जिसका आंसर है कितना, 11.1%। और यही सवाल पूछा था कहां, एमयू 11th एंट्रेंस में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। गॉट इट? तो अब यहां पे समझ लो। अब इस क्वेश्चन में जब सोल्व करेंगे हम, तो दो बातें हम हमेशा दिमाग में बैठाएंगे। हमको बोलेगा, एक सवाल देखो, सवाल को सुनो, कि 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। शुगर हमारा कितना ग्राम लिया मैंने, 50 ग्राम, और वाटर कितना लिया मैंने, 200 ग्राम। तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया। तो हमको यहां पे बोला कि इसका मास परसेंटेज। तो क्वेश्चन पे गौर करो, ये जो वाटर है यहां सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास 50 ग्राम है, तो 50 हम ऊपर लिखेंगे। अब किसी बच्चे ने क्या किया कि यहां मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 200 लिख दिया, उसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। अंडरस्टैंड? अब मान लो क्वेश्चन ऐसा रहता कि 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहां पर ऐड नहीं करना है, अब यहां पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ इसमें इनकी मात्रा, शुगर का भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। बोलो लॉजिक समझ में आया? कब ऐड करना है, कब नहीं ऐड करना है, समझ में आ रही है बातें? अगर टर्म सॉल्यूशन लिखा रहेगा मास के केस में तो ऐड नहीं करना है, और सॉल्वेंट बाय फॉर्केट गिवन हुआ रहेगा तो ऐड करना है। कोई दिक्कत? तो आप एनसीईआरटी में देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर, ये तो तुम्हारे बुक में, मतलब एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ यही है एक फॉर्मूला, लेकिन और भी पढ़ो, नीट फाउंडेशन पढ़ो, आगे काम आएगा। देखो यहां पे दूसरा है नंबर 2, पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। बोलिए, इसको ऐसे समझो, पीपीएम टर्म्स या मेथड्स एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन के हम कब यूज करते हैं, जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट की क्वांटिटी ट्रेस हो, ट्रेसेस कम। जैसे मान लो तुम दिन भर पूरे भूखे हो, शाम में तुम्हारी मम्मी ने इफ्तार के टाइम में कहा कि सिर्फ एक पकौड़े खाओ बस, तुमको लगेगा ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम। जैसे समंदर में देखो कितना पानी है विशाल, उसमें सॉल्ट होते हैं, नमक, NaCl 2.6%। तो द टर्म्स ऑफ द पीपीएम या पीपीबी हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, नेग्लिजेबल होते हैं। तो क्या लिखोगे यहां पे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। गॉट इट? पीपीएम में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पे पावर 6। अब मान लो और भी नहीं के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 9। कितने मेथड हो गए,
3। कितने हो गए? पहला हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया पीपीएम और तीसरा हो गया पीपीबी। उसके बाद बच्चे अगला मेथड्स हैं फोर्थ, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी सॉल्यूट का मास ग्राम में ले लो। फिर समझो, अगर मान लो सॉल्यूट का मास केजी में है या मिलीग्राम में है, सेंटीग्राम में, किसी चीज में है, तो यू शुड जस्ट चेंज इनटू ग्राम। तो इसमें चेंज करना है ग्राम में, और नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका सेंस क्या है कि अगर मान लो कि वॉल्यूम लीटर में नहीं हो तो लीटर में चेंज करना है, लीटर में, क्योंकि ये सारे वेज हैं किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है उसके मेथड को बाय न्यूमेरिकल या बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। और भी होता है, देख ही लो, लगे हाथ। एक होता है हमारा बच्चे मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। ठीक है, ये सब काम आएगा तुम्हें नीट फाउंडेशन में। मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? 1 लीटर किसी भी सॉल्वेंट में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। 1 लीटर किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू, चलो ये तो सॉल्यूट हो गया तुम्हारा, सॉल्यूट अब वॉल्यूम इन अ लीटर। ठीक, अगर मान लो कि ये वॉल्यूम लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो क्या लिख सकते हो? मोलैरिटी इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां पे मान लो ये मिलीलीटर में है तो यहां मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 1000। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 1000। तो कहने का मतलब देखो, इसके अलावा और भी है, तुम्हारा 9th लेवल में बियॉन्ड हो गया ये, तुम्हारे बुक में सिर्फ एक ही है परसेंटेज, इसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया ताकि आगे काम आएगा। मोलैरिटी है, इसके आगे मोलैलिटी है, इसके आगे नॉर्मेलिटी है, इसके आगे मोल फ्रैक्शन है, इसके आगे फॉर्मेलिटी है। ये सब के सब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब कर दो, काहे गप कर रहा था।